चलिए आज के इस वीडियो के टेस्ट का सॉल्यूशन करते हुए हम चलते हैं मैथ का सॉल्यूशन। मैथ के सॉल्यूशन में वीडियो का आज जो टेस्ट लगा था, ग्राम सेवक का जो टेस्ट लगा था, उसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 97 दे रखा है। 97 को अगर आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आपको वोडमोस का रूल फॉलो करना है, वोडगास का मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करा जाएगा। तो आप डायरेक्टली सोल्व कैसे करोगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि सर 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 26। 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 34/13 लिख सकता हूं, 34/13 लिख सकता हूं, क्योंकि 13 को 2 से गुणा करेंगे 26, क्योंकि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सोल्व करा जाता है। यहां हो जाएगा 34/13 प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचा बताओ, 2। और यहां पर ये मंझला कोष्टक था, मैंने बंद कर दिया, ब्रैकेट था और यहां डिवाइड का सिंबल था। ठीक है, 8 में से 5 माइनस करूंगा 3 हो जाएगा। अब यहां तुम्हारे पास पहली स्टेप में बहुत सारी चीजें सोल्व हो चुकी हैं। अगली स्टेप में आप देखोगे तो वापस आपको एलसीएम लेना है। 13 को एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, 13 दूनी 26, 26 में 34 जोड़ेंगे, 26 4 30 और 30 60, यानी 60/13 हो गया। और यहां मेरे पास दे रखा था 3 और भाग का निशान है सर, डिवाइड का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, अब जैसे ही आपको पता है कि जब भी कोई डिवाइड का सिंबल है, इसको मैं मल्टीपल के सिंबल में चेंज करता हूं। जैसे ही किसी भाग को अगर आप गुणा में चेंज करते हो तो आगे वाली भिन्न पलट जाती है, मतलब अंश हर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो इसका मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ऊपर, 60 हो जाएगा डिवाइड में, 3 से काटेंगे 20 टाइम कट जाएगा। आपका राइट आंसर आ जाएगा 13/20। शायद आप सभी लोगों ने इसका आंसर राइट करा होगा। ये तुम्हारे पास में पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही देखो आपको पता लगना चाहिए था कि क्वेश्चन को पढ़ते हमें थोड़ा आइडिया लगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि किसी भी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक आय है, यानी आपको पता है 444 रुपए जो है वो सभी कर्मचारियों का औसत है। ठीक है, पढ़ लिया। उसके बाद बोला है कि यहां मेल और फीमेल, मतलब यहां किन की बात है, और ये पुरुष और महिलाओं की, पुरुष और महिलाओं की औसत आय 480 और यहां पर दे रखा है 360 है। तो बताओ फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशत क्या है। यानी आपको जब कहीं भी दो अलग अलग रेशियो दिख जाए और एक उन दोनों के टोटल की बात कर दी जाए, मतलब अगर आपको कहीं पर भी दो अलग अलग स्टेटमेंट हो, दोनों के मिक्सअप की बात कर दी जाए, सीधा सीधा फॉर्मेट रखना। हमेशा क्या लगाया जाता है इसमें, मेथड एलिगेशन लगा देना। मेथड एलिगेशन से तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत इजीली। कैसे, आप अगर सोल्व करना चाहोगे तो एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन में आपको पता है कि सर सीधा सीधा सबसे ऊपर है जो होता है वो क्या लिखा जाता है, केवल और केवल क्वांटिटी लिखी जाती है, मतलब मात्रा लिखी जाती है। अपर लिमिट में केवल और केवल मात्रा लिखी जाती है। हमेशा एलिगेशन 2 हिस्सों पर लगता है, क्या 2 हिस्से दे रखे हैं, दोनों हिस्सों में अपर लिमिट में केवल और केवल क्वांटिटी आती है। सबसे पहले अगर चेक करें तो पहले वाला हिस्सा जो है वो किसका मान लेते हैं अपन, मेल का। दूसरे वाला हिस्सा किसका मान लेते हैं, फीमेल का। अब ये बताओ यहां मेल कैंडिडेट जो उनका एवरेज कितना दे रखा है, 480, तो सीधा सीधा लिखा कि सर यहां वैल्यू रख दी, इसका औसत है 480। फीमेल जो दे रखा है वो कितना रखना है, 360, क्योंकि औसत जो है या फिर किसी भी टॉपिक का कोई भी फॉर्मेट है तो अपर लिमिट में मिश्रण का जो कंसेप्ट होता है, एलिगेशन का जो कंसेप्ट होता है, अपर लिमिट में सबसे ऊपर केवल और केवल क्या लिखी जाती है, मात्रा लिखी जाती है, क्वांटिटी लिखी जाती है। मिडिल पार्ट में उस टॉपिक की सारी चीजें हटा दें, वो सब कुछ लिखा जाता है। जैसे यहां औसत की बात हो रही है, औसत। एक बात का ध्यान रखना, यहां एवरेज है, ये यहां पर ये क्या, एवरेज मतलब औसत है। यहां भी क्या लिखा जाएगा, औसत लिखा जाएगा। तो दोनों का, मेल का औसत इतना, फीमेल का, इन दोनों को मिलाते हैं मिक्सर, जो मिक्सर का मतलब सभी का औसत, वो हमें दे रखा है सबसे पहले 444। तो सभी का औसत कहां लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। अब एक बात बताओ, यहां तुम्हें पता है कि सर इसका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, 4 6 10, 5 और 3 8। इनका डिफरेंस कितना होगा कि सर यहां डिफरेंस हो जाएगा 4 6 और 8 14। ठीक है, अब काट पीट करके अनुपात बना लेते हैं, कितनी बार कट जाएगा बताओ, यहां 12 3 36, 12 7 84। ठीक है, अब 7:3 जो है, क्योंकि आपको पता है अपर लिमिट हमेशा मात्रा मानी जाती है, उसी का अनुपातिक मान, उसी का इनडायरेक्ट मान हमेशा लोअर लिमिट में माना जाता है। मतलब ये हो गया, यहां पर जो मेल कैंडिडेट हैं, यहां जो मेल कैंडिडेट हैं वो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 7।
यहां टोटल फीमेल कितने दिख रहे हैं? 3। तो अब ये बता दो कि टोटल यहां पर कुल पॉपुलेशन जो है, यानी मैं टोटल मान लेता हूं, तो टोटल 7 और 3 कितना हो गया? सर कुल जनसंख्या जो वो 10 रही होगी, जिसमें मेल रहे होंगे, जिसमें फीमेल रहे होंगे। इसके बाद का फॉर्मेट है, हमें पूछा क्या है, यहां पुरुष और महिला कर्मचारियों का परसेंट पूछा है। तो बताओ टोटल जनसंख्या 10 है, पुरुष कितने हैं? 7। टोटल जनसंख्या 10 है, महिला कितनी? 3। अगले ने पूछा परसेंटेज, मल्टीप्लाई किससे कर दें? 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर दें? 100 से। तो बताओ यहां कितने परसेंट मेल हो गए? 70%। कितने परसेंट फीमेल होगी? 30%। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको इतना कुछ पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सा आपको पता रखता कि सर मेल कैंडिडेट दे रखे, फीमेल दे रखे, दोनों का मिक्सर दे रखा है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमेशा मिक्सरण का मान लिखा जाता है, टोटल दोनों के मिक्सर का मान लिखा जाता है। और इनका हमेशा अंतर लिया जाता है। अंतर जो होता है वो हमेशा रेशियो का मान माना जाता है, अनुपात का। अनुपात जो होता है वो हमेशा अपर लिमिट के ही जो रियल वैल्यू है उसी का अनुपातिक मान लोअर लिमिट में माना जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। तो सीधा सीधा फॉर्मेट है, एक बार फटाक से चेक कर लीजिए। चलिएगा एक बार सारे कैंडिडेट इसको चेक, क्योंकि सीधा सा फॉर्मेट जब भी आप सोल्व करो, क्वेश्चन ने पूछा भी क्या था बताओ, यहां पर पुरुष और महिला कर्मचारियों का ही हमें परसेंटेज पूछा है, तो इजीली आपका यह आंसर आ चुका है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में देखें तो देखो सीधा सीधा आपको दो चीजें पता होंगी। जब सम्मान प्रतिशत बढ़ता है, सम्मान प्रतिशत कम होता है, यानी x% बढ़े और x% कम हो, तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो याद रखो एक छोटा सा कंसेप्ट कि अगर मान लो कभी भी किसी टॉपिक में ऐसा आ जाए x% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये एरो हमेशा वर्ड देखिए, मैं बोलता हूं x% का ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये भी x%, ये भी x%, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो कुल हमेशा अगर टोटल पूछ ले अगला कि टोटल इस पे इफेक्ट क्या बढ़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना टोटल इफेक्ट बढ़ता है, हमेशा कमी होती है, हमेशा कमी होती है। और वो कमी कितनी होती है? क्या सर वो कमी होती है x² बटे 100% जितनी। अगर ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहता तो इजीली सोल्व कर लोगे, लेकिन याद रखना एक साइड वैल्यू बढ़नी चाहिए, एक साइड वैल्यू कम होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, दोनों वैल्यू बढ़ा देगा, दोनों कम कर देगा, ये कंसेप्ट लगा देते हो, गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम, एक वैल्यू बढ़नी चाहिए और एक वैल्यू कम होनी चाहिए, वहां पे कुल कमी प्रतिशत आएगी। कमी कितनी आएगी? x² बटे 100 जितनी। तो यहां तुम्हें x की वैल्यू पता है 10%, तो सीधा सा आंसर पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो सर सबसे पहले लिखा जाएगा 10 का स्क्वायर बटे 100, और यहां ये दोनों कट गए, कितना परसेंट? कि सर 1% की कमी होगी। भाई दो कंसेप्ट से कर सकते हो, एक नॉर्मल बेसिक सा कंसेप्ट है वो भी बता देता हूं, पहले ये चेक कर लो। अब अगर ये पता होता किसी को तो ये कुछ लिखता ही नहीं, वो सीधा क्या लिखता है? 1% की कमी। मतलब क्या हो गया कि सर पहले कोई मान 100 रहा होगा, 1% की कमी होगी, कि सर वो 99 बोल देगा, यानी ये कौन सा मान था? इनिशियल, प्रारंभिक मान था। ये कौन सा मान हो गया? फाइनल, अंतिम मान था। पहले कोई मान 100 रहा होगा, अब ये हो गया 99। कितने की कमी होगी? सर 1 की। और ये 1 की जो कमी है वो बताओ मूल संख्या से कितनी कम दिख रही थी? कि सर वास्तव में 50 कम दिख रही थी। बस इतना ही काम था। ये जो 1 है ये किसके बराबर है? 50 के। तो 50 वैल्यू 1 का मान, हमें पूछा है मूल संख्या बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो अगर किसी को ये कंसेप्ट पता था, पढ़ते ही पता लग जाए कि सर x% बढ़ा, x% कम हो गया, तो सीधा सीधा 1% की कमी आएगी। अब 1% की कमी है, कमी का ही तो मान दे रखा है कि सर 50 की कमी रियल में या वास्तव में? परसेंटेज में कमी 1 के बराबर, इंटू कर दूंगा 100। अगर नॉर्मली सोल्व करना चाहते हैं आप तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो मूल संख्या जो है उसको आपने मान ली, और ये मान लेते हैं पर अंतिम संख्या, ठीक है। मूल संख्या आपने कुछ भी मान ली, मैंने जैसे आपने 100% मान ली, ठीक है। अगला बोल रहा है पहले 10% की वृद्धि कर दो, तो इसका मतलब पहले तुम 10% का इंक्रीमेंट करोगे, फिर तुम 10% का इसमें कमी करोगे, डिक्रीमेंट करोगे, तो यहां अंतिम मान कितना हो जाएगा? तो तुम्हें क्या करना है, पहले वाली संख्या 100 थी, 10 बढ़ गया तो कितने परसेंट का मान चाहिए? कि सर 110% हो जाएगा। 10% कम हो गया तो कितने का मान चाहिए? कि सर 90% हो जाएगा। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास वही वैल्यू निकल के आती है 99। अब बताओ शुरुआत में संख्या 100 थी, अब होगी 99, कितनी कम होगी? कि सर देखो 1 कम, रियल में कितनी कम होगी? 50 कम। बात वही है, बस सीधा सा फॉर्मेट, तरीका सोल्व करने का कोई सा भी दिमाग में याद आए वो लगा सकते हो, आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहां दे रखा है देखो
x रेशियो y दे रखा है, मतलब x किसके बराबर दिख रहा है 3 के, y किसके बराबर दिख रहा है 2 के। मतलब क्या करना है तुम्हें, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है कि x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, यानी x रखोगे 3 y रखोगे 2। ठीक है, x का मान तुम्हें 3 रखना है, y का मान तुम्हें 2 रखना है। जहां जहां x दिखे वहां 3 लिख दो, जहां जहां y दिखे वहां 2 लिख दो। अब आप सीधा सीधा लिखोगे कि सर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो बताओ x कितना था 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि सर 9 हो जाएगा। अगर बात करते हैं y के लिए तो यहां प्लस का सिंबल था, 3 इंटू वाई का मान कितना कि सर 2 है, और y का स्क्वायर बोला है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 4 3 12, 18 और 12 को जोड़े तो सर ये देखो इधर का मान आ गया हमारे पास में 30 आ गया। फिर क्या बोला गया कि ये यहां तक ही तुम्हें नहीं रुकना, तुम्हें रेशियो पूछा है। किसका पूछा है, सेम फॉर्मेट एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर दिख रहा है यहां पर कितना 9, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 9 3 कितना हो गया 27, माइनस का कितना 8। और ये बताओ कि यहां पहले वाला 30 है और 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19। तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सीधा सा फॉर्मेट है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले कि अगर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए x बटे y दे रखा है, तो आप ये अज्यूम करना कि x के सामने वाला मान x माना जाएगा, y के सामने वाली वैल्यू y मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि उधार दी जाती है, ठीक है, वह धनराशि 2 वर्ष बाद बढ़कर इतनी हो जाती है। तो एक बात बताओ, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया, उधार देने के बाद वो 2 साल बाद इतना हो जाता है, मतलब ये हो गया कि 2 वर्ष बाद बढ़कर, अब ये बढ़ा कैसे था कि नेक्सा कंपनी में तो लगा नहीं होगा, या फिर किसी ड्रीम इलेवन में तो आजकल वो बंद होगी उस पर लगा नहीं होगा। मतलब ये हो गया पैसा बढ़ता है किसकी वजह से, ब्याज की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो इसका मतलब ये ब्याज जुड़कर आया होगा। तो 16,900 क्या है बताओ, कैसा 2 साल का, और 2 साल का क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर अमाउंट बोलते हैं। तो सीधा सा फॉर्मेट हो गया कि 2 साल में कोई मिश्रधन है, कोई अमाउंट है, वो कितना हो जाता है 16,900 हो जाता है। फिर उसने ये बोला है कि 3 साल बाद वही अमाउंट, वही प्रिंसिपल बढ़कर या वही मूलधन बढ़कर कितना हो जाएगा 17,576। तो जब जब तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित कभी कोई क्वेश्चन आए, और आपको पता है सर चक्रवर्ती ब्याज में तो हर साल का ब्याज लगता है, मतलब हर साल पे ब्याज बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर 2 से 3 जाता हूं जब जब तुम्हें 1 वर्ष का क्या दिख जाए, अंतराल दिख जाए। 1 वर्ष का क्या दिख जाए, अंतर दिख जाए। किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज में। तो आपको क्या करना है, 1 साल का अंतर आ जाए, बीच में से कोई से भी ईयर आपको या वर्ष उठाकर बोल दे, अगला 5 6 7 वर्ष 8 वर्ष बोल दे, 9 वर्ष 10 वर्ष बोल दे, 11 वर्ष 12 वर्ष बोल दे, तुम्हें कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि इन दोनों का तुम क्या कर लेना, अंतर। क्योंकि आपको पता ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, तो कितना डिफरेंस है, कितना पैसा बढ़ा, तो इनका अगर आप अंतर निकालोगे तो यहां से यहां जाओगे तो 6, यहां हो गया 7 और यहां हो जाएगा 6, यानी 676 रुपए बढ़ गया। मतलब याद रखना, जब भी चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन की बात आती है, 1 साल का अंतराल दिया होता है, तो 1 साल के अंतर में चक्रवर्ती ब्याज के गेप में हमेशा जितना पैसा बढ़ता है वही ब्याज बढ़ा है, ये याद रखना। मतलब क्या हो गया कि 1 साल में हमेशा इस अंतर से मतलब है कितना पैसा बढ़ा, कसर 676, मतलब ब्याज कितना मिला होगा 1 साल के गेप पे, 676 ही मिला होगा। और ये ब्याज किस पर बढ़ा था, पहले वाली रकम पे ही तो बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। इसको काटेंगे कितनी बार घट जाएगा, 4% तुम्हारे पास ब्याज की दर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब जब तुम्हें अंतराल 1 साल का दिया जाए, हमेशा उन दोनों मिश्रधन के अमाउंट जो दे रखा होता है उसका अंतर लेना, क्योंकि आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। मतलब कितना पैसा बढ़ा ऊपर लिख दिया, पहले वाले रकम को हमेशा मूलधन मान लिया जाता है, इंटू कर दिया 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहां कोई धनराशि 20% की दर से 1.5 वर्ष में यानी 1.5 ईयर के लिए उधार दी जाती है। अगला ब्याज को क्रम से वार्षिक यानी ईयरली और उसके बाद हाफ ईयरली। तो आपको पता है कि ईयरली और हाफ ईयरली और इनके लिए क्या बोला गया है, इन दोनों को जोड़ने पर 264 रुपए का अंतर आता है। मतलब ये हो गया कि पहले वाला जितना ब्याज है उस मूलधन में जुड़ जाएगा, उस प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, दूसरे वाला जितना ब्याज है दूसरे वाले मूलधन में जुड़ जाएगा। फिर दोनों का जो मिश्रधन मिलेगा, उस दोनों के मिश्रधन का अमाउंट का डिफरेंस जो है वो 264 है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए
कि 264 रुपए की जो रकम है वो अनुपात में किसके बराबर है अगर तुम्हें मिल जाए, या परसेंटेज में किसके बराबर है अगर तुम्हें मिल जाए, तो फिर मल्टीप्लाई 100 करते गुणा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज का, क्योंकि आपको पता है अर्धवार्षिक वगैरह सारी चीजें कहां कैलकुलेट होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है। तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सीधा सीधा क्या करना है, सुनना। पहले तुम्हें रेट परसेंट दे रखे 20%, ये बोल रहा है कि आप इसको ईयरली काउंट करना एक बार, तो ठीक है, वार्षिक ही कैलकुलेट करना है। और अगर वार्षिक कैलकुलेट करते हो, तुम्हारे पास टाइम दे रखा है 1.5 ईयर का, यानी 1.5 साल का ही तुम्हें ब्याज चाहिए। दूसरा फॉर्मेट में क्या बोला है कि साहब ब्याज की दर तो 20% ही रहेगी, लेकिन आपको इस बार हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक सोल्व करना है, हाफ ईयरली सोल्व करना है। तो अगला जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाया करो तुम, ठीक है। अगले ने बोला वार्षिक, तुमने दिमाग में रखा लिया सर वार्षिक, अगला बोले हाफ ईयरली, हाफ ईयरली हो गया। ये अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया, और यहां क्या हो जाएगा, ईयरली हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सर टाइम तो यहां भी 1.5 था, लेकिन आपको पता हो कि जब जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो इसका मतलब दर जो होती है वो क्या हो जाती है, आधी, समय हो जाता है डबल। क्योंकि आप बताओ 6-6 महीने से अगर किसी को पैसे लेने जाते हो तो एक साल में कितनी बार जाओगे, 2 बार। इसका मतलब एक साल में 2 बार जाओगे, अगले ने 1.5 साल बोला है तो डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मेट है कि हाफ ईयरली में तुम्हारे पास जो दर दे रखी होती है वो आधी, समय था उसका 2 गुना हो जाता है। इसके बाद तुम्हारे पास 20 जो दर परसेंटेज था उसमें 2 के भाग दे दिया। नई ब्याज की दर जो क्वेश्चन में सोल्व करना वो 10% होगी। पहले वाला समय कितना था, 1.5 ईयर, किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो बताओ कितना साल है, सर 3 साल है। आगे बात है, यानी अर्धवार्षिक में आपको ब्याज की दर में 2 का भाग लगाना है, समय को 2 से गुणा करना है। तो ब्याज की दर में जैसे 2 से डिवाइड करोगे 10% ब्याज की दर, समय को आप जैसे ही 2 से गुणा करोगे आपके पास 3 साल का समय आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये हो गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको पता है 10% का मतलब एक साल में ब्याज कितना मिला होगा, कि सर 11/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 है। 10 उधार देते हो, 1 ब्याज मिला, मतलब 11/10 एक साल में हो गया। अगला बोल रहा है 3 साल में, तो पावर लगा दी 3। 11 का क्यूब सब जानते हो 1331, 10 का क्यूब जानते हो कि सर 1000, ठीक है। अब ये आपको पता है कि सर 1000 रुपए किसी ने किसी को उधार दिए, मतलब ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट या मिश्रधन कितना मिला होगा, तो अमाउंट ऊपर लिख दोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सर चक्रवर्ती ब्याज होता है, क्योंकि 1000 देते हो 1331 लेते हो 3 साल बाद में, तो इन दोनों का अंतर जो हो गया वो हो गया साहब 331 रुपए, ठीक है। अनुपात में, परसेंटेज रियल में नहीं है रुपए। उधर का काम खत्म। एक बार इधर आते तो यहां क्या बोला गया, 20% वार्षिक है। तो एक बात बताओ, एक साल में तुम्हें 20% ब्याज मिलता है, यानी 100 रुपए उधार देते हो, अगला 120 देगा एक साल बाद में अमाउंट। लेकिन अगर वही ब्याज की दर आपको एक साल की है तब तो 20%, और अगर 6 महीने की बात कर रहा है, क्योंकि 6 महीने का मतलब क्या हो गया, 0.5, यानी यहां मैं लिखूं तो 1 सही 1/2 वर्ष लिखता हूं। तो यानी एक साल के लिए तो पूरा पूरा 20% से ही सोल्व करना है। लेकिन अगर ये 1/2 वर्ष है, अर्धवार्षिक बात अलग होती है, लेकिन अगर सीधा ही 1/2 वर्ष है तो इसका मतलब तुम्हें 6 महीने का ही ब्याज चाहिए। और एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई इंसान एक साल में 20 रुपए देता है तो इसका मतलब 6 महीने में कितना देगा, कि सर 20 का आधा यानी 10% ही देगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जब वार्षिक सोल्व करें तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्याज की दर भी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 20% का अगर सोल्व करने का तरीका, सर 100 रुपए मेरे पास पड़े थे, 20 एक साल बाद उसको ब्याज समेत मिलेंगे, अमाउंट हो जाएगा 120। ये तो पूरा पूरा यहां का ब्याज आ गया, ब्याज समेत राशि आ गई। 10% आपको दे रखा है, तो यहां अगर 100 रुपए उधार देते हो किसी को तो 10 ब्याज मिलेगा, तो 110 क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अगर मैं 0 से 0 काट देता हूं, सोल्व करता हूं, अब देखो इस 0 को भी काट सकता हूं, 2 से भी काट सकता हूं, लेकिन मेरे को यहां दिख रहा है कि सर कुछ समय बाद या अलग अलग केस में मिश्रधन चेंज हो जाएगा लेकिन मूलधन हमेशा सेम रहेगा। तो मेरे को वहां 1000 दिख रहे थे, तो मैं भी अनुपात में सोचूंगा यहां 1000 ही रहे। क्यों, क्योंकि आप उधार सेम दे रहे हो, बस उससे ब्याज प्राप्त करने के तरीके तुम्हारे पास 2 है, एक बार वार्षिक हो गया तो एक बार अर्धवार्षिक हो गया। तो मेरे को लगा सर 1000 रुपए उधर मूलधन है, तो क्यों ना यहां भी 1000 ही रह जाए। तो यहां अगर 1000 रह जाएगा तो मूलधन हो गया साहब 1000, ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 1320 हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहां प्रिंसिपल कितना 1000, यहां अमाउंट कितना 1320, तो पहले वाले केस में चक्रवर्ती ब्याज मिला सर 320 रुपए,
दूसरे वाले केस में चक्रवर्ती ब्याज मिला सर 331। अगला बोल रहा है दोनों के द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर जो है 20 और 31 का अंतर कितना 11। ये तो अनुपात में है, वास्तव में अंतर कितना बताओ 264। तुम्हें इतना ही काम करना है सर 264 11 की वैल्यू है इंटू मैं किससे गुणा कर दूंगा 1000 से, क्योंकि मूलधन जो है प्रिंसिपल जो है वो 1000 था, अगले ने पूछा भी वही है। तो बताओ कितना हो जाएगा सर 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 4 44, तुम्हारे पास राइट आंसर आ जाएगा 24,000। तो ये बताओ ऑप्शन नंबर ए हो गया कि नहीं हो गया। अब ये समझाने के तौर पे ठीक था कि सर ऐसे सोल्व करा जाता, बात इसमें ध्यान रखनी थी चाहे कैसे भी बढ़ जाए, अलग अलग केस में कैलकुलेट करवाए, अर्धवार्षिक कराए, त्रैमासिक कराए, 4 माही करवाए, ब्याज बढ़ सकता है, मिश्रधन चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल मूलधन हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो वास्तव में हो चाहे वो अनुपातिक मान में हो। तो यहां तुम्हारे पास प्रिंसिपल दोनों साइड कितना था बताओ 1000 ही वहां था और 1000 ही यहां था। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था, डिटेल में समझा दिया, अदरवाइज आप सीधा यहां से इतना सा फॉर्मेट दिमाग में रखते, उतना सा फॉर्मेट वहां रखते, आंसर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये साजे में ए ने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा, तो एक बात बताओ, मैं लिखता हूं यहां ए ने अपनी कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए। तो आपको पता है कि अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करता है कितने समय के लिए करेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बताओ प्रॉफिट का अनुपात आता है कि नहीं आता। ठीक है, यानी 1/3 पैसा लगा रहा है 1/3 समय के लिए, तो कितना प्रॉफिट मिला 1/9। ठीक है, अगले दूसरे पे आते, बी ने कुल पूंजी का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यहां कुल पूंजी बोलिए, टोटल पेमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो बोला है। अगला ये भी बोल सकता था शेष पूंजी का, तो शेष का बोले तो पहले वाले को जितना दे दिया उसके बाद जो रकम बचती है उसका 1/6 निकालना था, लेकिन अगर कुल का बोले वहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगले ने बोला कुल 1/6, इसका कितना हिस्सा 1/6 इस समय के लिए, तो बताओ कितना आ जाएगा 1/6, उसको लाभ मिला होगा। रही बात सी की, अब क्या बोला सी ने शेष पूंजी, तो देखो ए की पूंजी 1/3, बी की पूंजी 1/6, एलसीएम लेऊंगा 6 आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, मतलब 1/2 रकम अगर इन दोनों की है तो बच गई पूंजी भी तो आधी रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी एक में से आधी रकम इनकी है तो आधी किसकी दूसरे वाले की। तो 1/2 अगर आपके पास ए और बी की है तो शेष रकम भी कितनी बच गई आधी। समय कितना दे रखा है बताओ पूरे समय के लिए, पूरे समय के बाद मतलब 1 से है, अनुपात में 1 है, तो इसका मतलब एक पूरा समय मैं अनुपात में 1 मान रहा था, क्योंकि 1 मानूंगा इसका 1/3 1/3 होता है, 1 का समय 1/6 होता है, तो पूरा समय बोला है तो आप उसको 12 महीने कैलकुलेट मत करना, 12 कैलकुलेट करो तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1/3 को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां तुम्हारे पास आ गया सब पूरा 1, ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना प्रॉफिट आ गया 1/2। अब तुम्हारे पास में इनकी प्रॉफिट का रेशियो है, लाभ का अनुपात है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहले वाला है सर 1/9, 2 नंबर पे 1/36, 3 नंबर पे 1/2। अगर अपने पास कभी भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए रेशियो में तो हमें रेशियो में एक लाइन से मतलब होता है, पूरे के पूरे फ्रैक्शन से मतलब नहीं होता। एक लाइन के मतलब का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो रेशियो दे रखा है इसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो कि आपके पास हर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, सारा कट जाए। जैसे ही मैं 36 से मल्टीप्लाई करता हूं सबसे बड़ा नंबर 36 है, 9 का भी भाग जाता है 2 का भी जाता है, तो 9 से कट हो जाएगा 36 4 बार, 36 से हो जाएगा 1 टाइम, 2 से काटेंगे तो सर कितनी बार कट जाएगा 18 बार, 18 4 22 और 1 23, अनुपात में 23। वास्तव में देखते हो तो किसके बराबर है कि सर 9200 रुपए के बराबर है। तो सीधा सा फॉर्मेट है 9200 रुपए अनुपात में अगर 23 का मान है, अपने को क्या पूछा है 1 का हिस्सा, तो 1 का हिस्सा कितना था बताओ कि सर 1 का हिस्सा हो गया 4, जैसे ही 4 से गुणा करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1600 रुपए। आई बात समझे। तो तुम्हें 2 बातों को गौर करनी है, सबसे पहले वाली ये कि अगला जब पूंजी निवेश करता है तो बची हुई यानी शेष पर करता है या टोटल पे पूंजी पे निवेश करता है। ठीक है, चलो देखो फटाक से क्वेश्चन, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा, मतलब क्या हो गया ये पहले वाली वस्तु ये दूसरे वाली वस्तु, पहले वाली वस्तु को कितने में खरीद रहा है 1500 में, ये क्या हो गया उसका सीपी। ये प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा दोनों ही 1500 में खरीदी गई, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है सेम है। ठीक है, अगला बोल रहा है एक वस्तु को 6% के लाभ पर दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया,
मान लेते हैं इस पे 6% का प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं कि इस पे कितने परसेंट का लॉस बता रहा है, बताओ सर 4% का लॉस बता रहा है, लिख दिया 4% का लॉस। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारी जेब से 1500 रुपए लगे हैं, तुम किसी को सामान बेच रहे हो, तुम्हें 6% का लाभ होता है, 6% लाभ बता सकते हो। अगला बोल रहा पूरे सौदे में कुल लाभ और हानि परसेंट बताना है। तो एक बात बताओ कि जब तुम्हें लाभ और हानि पूछा है तो आप भी लाभ और हानि ही पता कर लो कि यहां प्रॉफिट कितना हुआ, 1500 रुपए आपने किसी को सामान को खरीदने में लगाए, 6% कितना होता है, वो तुम्हारा लाभ हो गया। तो 15 6 यानी 90 रुपए का तुम्हें क्या हुआ पहले लाभ। ठीक है, दूसरे वाले में कैलकुलेट करते हैं तो 4% का गाठा, वो 4% होता कितना है कि सर 15 4 60 होता है। आगे बात सुन, क्या पूछा गया है कि पूरे सौदे में उसे लाभ और हानि प्रतिशत बता दीजिए, पूरे सौदे में उसे लाभ और हानि प्रतिशत कितना रहा होगा, यह पूछा गया है। तो एक बात बताओ कि तुम्हें टोटल पैसे जो थे तुम्हारी जेब से, पहले वाले वस्तु को 1500, दूसरे वाले को 1500, दोनों को टोटल खरीदा तुमने कितने बताओ, 3000 रुपए में। ठीक है, यहां तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है यानी प्लस आए तुम्हारी जेब में 90, यहां तुम्हें गाठा हो रहा है मतलब 60 तुम्हारे पास लॉस, तो 90 प्लस का और माइनस का 60, क्योंकि 90 तुम्हारी जेब में थे, 60 तुम्हारे गाठा लग गया, 90 और 60 का अंतर कितना हो गया 30, इतने रुपए तुम्हें प्लस में यानी 30 रुपए का क्या हो गया बताओ, लाभ हो गया कि नहीं हो गया, 30 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 30 रुपए का लाभ हुआ किस पर है, कुल क्रय मूल्य पर, टोटल सीपी पर, और कुल सीपी कितना 3000, परसेंटेज से गुणा कर देंगे 100 से, तो बताओ 1% का तुम्हें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहां चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या देखा है, ए ने 10% लाभ पर, यानी ये सर्कुलर पाथ बेस्ड क्वेश्चन है, ए बी को बी सी को बेच रहा है, तो ए ने 10% के प्रॉफिट पर बी को, बी ने सी को, तो सीधा सीधा फॉर्मेट क्या करना है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ए ने कोई वस्तु 100 में खरीदी, उसने बेचा सामान 10% के लाभ पे। तो एक बात बताओ, अगर 10% का प्रॉफिट है तो आपको पता है सर 100 में हम सीधा सीधा वैल्यू जोड़ सकते हैं, सीधा घटा सकते हैं, तो 100 पे 10% का लाभ यानी कितना हो जाएगा, 110 हो गया। अगला बोल रहा है कि बी ने सी को 5% के लाभ पर बेच दिया, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम यहां 110 पे सीधा ही 5 जोड़ दोगे क्या आप यहां पे 110 पे सीधा 5 थोड़ी जोड़ सकते हो, क्योंकि 100 होता तो मैं सीधा जोड़ देता, 100 होता तो सीधा घटा देता, लेकिन 100 के अलावा अगर 99 भी हो या 101 101 भी हो तो कैलकुलेट करना पड़ता, ये बात दिमाग में रखना। तो यानी 5% का प्रॉफिट है, तो 110 पे 5% का प्रॉफिट यानी 105 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 से 0 घट जाएगा, और अगर यहां सोल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, और ये 11 एक डिजिट छोड़ के पॉइंटर लगा दिया, मतलब 115.5 में सी को बेच दिया। ठीक है, सी ने इस वस्तु की कितने बताओ, 462 रुपए में वस्तु खरीदी। मेरे को एक बात बताओ, ए बेच रहा है 110 में, बी बेच रहा सी को 115.5 में, लेकिन सी खरीद रहा भी तो 115.5 में है। भाई सी की जेब से पैसे इतने लगे हैं, तो इसका मतलब 462 रुपए जो है वो वैल्यू हो जाएगी 115.5 की। अपने को किसका मान पूछा है बताओ, ए ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, तो ए ने खरीदी थी साहब 100 रुपए में। अगला तुम्हें यहां कंफ्यूज कर सकता है, ए ने कितने में बेची, तो कितने में बेची तब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 110 से, कितने में खरीदी तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। दो बातों का ध्यान रखना, पॉइंट हटा दिया यहां पर 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटाइए 200। अब 231 का डबल दिख रहा है तुमको, 231 का डबल कैसे दिख रहा है, 31 का डबल 62, 2 का डबल 4, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो बताओ कितना रुपए है सर 400। तो तुम्हारे पास सीधा सीधा कंसेप्ट आ गया कि ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, कि सर 400 रुपए में खरीदी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में हमेशा दिन लिखे जाते हैं, यहां वर्क लिखा जाता है, यहां स्पीड आती है, कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं। ए है और ये बी, ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 से भाग दिया 4, 20 से भाग दिया 3। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर उसी काम को करने में कितना समय लगाएंगे। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी, 4 और 3 कितना 7, तो 60 काम था, 7 की स्पीड से होगा 7 8 56, और ये 4/7, तो 8 सही 4/7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा है,
एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में, 400 किलोमीटर 11 घंटे में तय करती है कुल यात्रा की औसत चाल। तो आपको पता है जब अलग अलग दूरी हो, अलग अलग समय हो, औसत चाल निकालने का फॉर्मेट क्या होता है? अलग अलग दूरी, अलग अलग समय हो तो औसत चाल निकालने का फॉर्मेट क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है सर कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब ये हो गया कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एवरेज स्पीड होती है। क्या सर सीधा सीधा फॉर्मेट है। कुल दूरी कितनी दे रखी है? 600 पहले, 400 बाद में, डिवाइड में समय कितना? 9 घंटे पहले, 11 घंटे बाद में। तो सर यहां 9 घंटे हो गया, यहां 11 घंटे हो गया, तो 600 और 400 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये अच्छा सा एक बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको औसत चाल का फॉर्मेट पता हो। चलिएगा, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो हैं उनका संपाती बिंदु, तो आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो हैं उनका संपाती बिंदु हमेशा क्या कहलाता है बताओ? उसका संपाती बिंदु क्या कहलाता है? ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? कि सर ये वाला पॉइंट कहलाता है क्या? केंद्रक। सबको पता है। तो ये वाला थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन था कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो है उनका संपाती बिंदु कितना कहलाता है? क्या कहलाता है? केंद्रक। और अगर माध्यिका की बात करें तो ये किस अनुपात में बांटता है? तो ये हमेशा माध्यिका को शीर्ष से, माध्यिका को शीर्ष से किस अनुपात में डिवाइड करता है? अगर पूछा जाए तो कई बार पूछ लेता है, तो ये होगा 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब यहां तुम्हें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई माध्यिका शीर्ष से 2:1 में बांटता, कभी क्वेश्चन आ जाए तो, अदरवाइज हमेशा सारे कहां मिलते हैं? केंद्रक पे मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, यहां दे रखा है, देखो जैसे मान लेता हूं 2 ट्रायंगल है, ये ए लिखा मैंने, बी लिखा और ये सी लिखा। दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, डी लिखा, ई लिखा और एफ लिखा। अगला बोल रहा है कि बी और सी 3 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ई और एफ कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में एक बात बोल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक लाइन तुम्हें, एक थ्योरम तुम्हें याद रहनी चाहिए कि जब भी कोई 2 ट्रायंगल और वो समरूप हो तो हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ अगर समरूप हो तो सीधा सीधा फॉर्मेट एरिया के रेस्पेक्ट में क्या होता है? जो उनकी भुजाएं होती हैं, यानी संगत जो भुजा हो, संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात हमेशा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात माना जाता है। मतलब क्या हो गया कि आपको सीधा सीधा फॉर्मेट ये याद रखना है कि कभी भी कोई त्रिभुज दे रखे हो और उनकी जो संगत भुजाएं हैं, उन दोनों संगत भुजाओं, संगत का मतलब ये अगर 3 है तो ये भी 3-4 है, मतलब सेम जो यूनिट है, यानी अगर बेस है तो दूसरा भी बेस ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये वाली भुजा है तो ये भी यही भुजा लेना है, और दोनों संगत भुजाएं जो है उनका वर्ग कर दूंगा तो उनका स्क्वायर कर दूंगा, तो वो किसका मान माना जाता है? कि सर उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समरूप बोला, संगत बोला, मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलो एक जैसे 5 मीटर आपके पास में या 5 सेंटीमीटर कोई साइड है, भुजा है, अगर क्षेत्रफल में जाते हो, एरिया में जाते हो, तो आपको पता है सर एरिया स्क्वायर करने पर आता है। तो तुम इतनी सी बात याद रखना कि समरूप कभी आ जाए तो एरिया का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह यहां जो हमें भुजाएं दे रखी उन भुजाओं का स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल पर पहुंचूंगा। तो यानी पहले मेरे पास जो भुजा दे रखी थी, संगत भुजा, वो क्या क्या दे रखी थी? ये वाला पहले वाले ट्रायंगल में 3 और दूसरे में 4। अब मेरे को तो एरिया से मतलब है, मेरे को क्षेत्रफल से मतलब है, और जब जब मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं सीधा सीधा फॉर्मेट क्या यूज करूंगा? 3 का स्क्वायर कर दूंगा, 4 का स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बताओ यहां तुम्हें कौन सा एरिया दे रखा है? तो हमें दे रखा है एबीसी का। तो एक बात बताओ कि 9 अनुपात में क्षेत्रफल वास्तव में क्षेत्रफल 54 है, और ये किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये लाइन याद हो किसी को, तो जैसे तुम 16 से गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 9 6 54, 16 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है।
मतलब कभी तुम्हें कोई संगत भुजा दे रखी हो, कोई दो ट्रायंगल दे रखे हो, उनके समरूप बोला गया हो, तो आपको क्या करना है, उन दोनों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका क्षेत्रफल क्या कैसे पता करेंगे, उन भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे, उनका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा सा कंसेप्ट था जो दिमाग में रखना है। अगला बोल रहा है, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार P तथा Q है, ये क्या बताओ, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां जो दे रखा है, जैसे मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, सी बोल दूं। ठीक है, बी और सी की जो उसने ऊंचाई और आधार है, ऊंचाई बता रखी है P, बेस बता रखा है Q। आपको पता है कर्ण क्या होता है, कि सर हाइपोटेनियस जो होता है वो होता है हमारे पास में लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट किसके बराबर माना जाएगा, इस कर्ण के बराबर माना जाएगा, हाइपोटेनियस के बराबर है माना जाएगा। ठीक है, पहला काम तुम्हें किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज से के शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाता है, कर्ण पे परपेंडिकुलर आपने क्या कर दिया, इस पे एक लंब डाल दिया। ठीक है, अगला बोल रहा है कि तो उस लंब की लंबाई क्या होगी। तो एक बात बताओ कि इसकी लेंथ आप तब बताओगे जब आपको इस लेंथ के बारे में कोई जुगाड़ बताओ, यानी लेंथ को अगर आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, से लंब की, ठीक है, लेंथ मान ली एक्स। अब क्या करना है सर, इसका फॉर्मेट तुम्हें दो कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहले तो मैं बात करता हूं पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एबीसी, कितना होता है इसका क्षेत्रफल। तो आपको पता है सर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई, यानी बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 1/2 है, आधार कितना दे रखा है सर, क्यू दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है पी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अपने पास जब ये वाला कर्ण पता है, अपने पास क्या पता हो कि सर हमारे पास अगर ये कर्ण पता हो तो सबसे पहले परपेंडिकुलर का केस कैसे निकल के आएगा, तो परपेंडिकुलर का केस कैसे निकल के आएगा उसका तरीका तुम्हारे को पता हो, तो उसके तरीके को सोल्व करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मेट अगर आप यूज करोगे तो इसका एरिया और निकालना पड़ेगा। कैसे, अब इस लंब को काम में लेना है तो इसके लिए एरिया निकालोगे भाई, परपेंडिकुलर के लिए आप अगर लंब डालते हो किसी कर्ण पे तो वहां से तुम्हारे पास ट्रायंगल बनेंगे, इन दो ट्रायंगल में से किसी एक का भी अगर आप एरिया निकालना चाहो, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पे है, तो अगर आप एरिया निकालना चाहो तो हमें मतलब किससे, हमें मतलब एक्स से। ठीक है, तो आप ऐसे वाले केस में आप सोल्व कैसे करोगे, तो सीधा सीधा फॉर्मेट है इसका, अगर मैं एरिया निकालता हूं तो मेरे पास फॉर्मेट वही हो जाएगा 1/2 इंटू भाई 1/2 आधार हो गया। ठीक है, 1/2 फॉर्मूला वही होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बस यहां इस बार ऊंचाई क्या मान लेनी, तुम्हें एक्स मान लेनी। ठीक है, और आधार अपने पास में जो दे रखा था, बस अगर ऊंचाई ये मानोगे तो आधार तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, कर्ण मानना पड़ेगा, हाइपोटेनियस मानना पड़ेगा। और कर्ण जो आपके पास में दे रखा है, और कर्ण जो दे रखा है वो सर मेरे को पता है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपके पास में इस लंब के रेस्पेक्ट में अगर इसको मैं क्या मान लेता हूं, सीधा सीधा फॉर्मेट है, इसको अगर मैं क्या मान लेता हूं ऊंचाई, तो ये आधार मान लेते हैं, तो आप सीधा सीधा फॉर्मेट क्या करोगे, दोनों जो आपके पास में एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया है उसको बराबर करना है, और दोनों का एरिया बराबर करोगे तो क्या लिख दूंगा कि सर 1/2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उधर कितना था पहले वाला क्षेत्रफल, 1/2 इंटू क्यू इंटू पी। अब एक बात बताओ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारे पास सीधी सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और वैल्यू क्या निकल के आएगी, सर हमें तो x का मान चाहिए क्योंकि लंबाई पूछी है, तो बताओ क्या हो जाएगा, PQ/रूट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में त्रिभुज बेस कोई क्वेश्चन, और उसके अंदर आपको ये दो फॉर्मेट ध्यान रखने की, एरिया पता हो, क्योंकि आपको जो बात पूछे अगर उसकी हाइट पूछी है तो उसका मतलब उसकी उस लेंथ को जब तक काम में नहीं लेंगे तब तक उसका आंसर निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, PQ/रूट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। अब एक बात बताओ, कोई त्रिभुज है उसका परिमाप मान लो ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी। परिमाप का मतलब सब जानते हो सर, बाहर बाहर मेरे को घूमना है, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। अगला बोल रहा है कि एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, मान लेता हूं मैंने एक को 11 मान लिया, फिर मेरे पास b प्लस सी बराबर कितना 40 है, तो अगर मैं b प्लस सी मान लेता हूं 40 माइनस 11 कितना हो जाएगा 29, तो यानी दोनों का जोड़ आ गया b प्लस सी का 29। ठीक है, दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर भी दे रखा है, मतलब b और c का अंतर भी पता है, तो एक बात बताओ b माइनस सी का अंतर कितना
3। अब तुम्हें दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। जब भी दुनिया में किसी भी टॉपिक में दो चीजों का जोड़ बताओ, उन दोनों का अंतर बताओ, मतलब उन दोनों का जोड़ बताओ, उन दोनों का अंतर बताओ, तो आपको बड़े वाला मान b निकालने के लिए क्या करते हो, 29 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है, जो बड़े वाले का मान आ जाता है। छोटे वाले का मान पता करने के लिए क्या करते हो, 29 मतलब दोनों के अंतर में 2 का भाग लगाया जाता है। तो 32 में 2 का भाग दिया तो 16, यहां कितना हो जाएगा, 26 में 2 का भाग दिया तो 13। दो कंसेप्ट आगे। अगला क्या बोल रहा है, अगला मेरे को बोल रहा है उस त्रिभुज का पूरे का क्या चाहिए बताओ, क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, जब सारी भुजाएं अलग होती है तो हीरो का सूत्र सुना होगा आपने, हीरो का फॉर्मूला सुना होगा और आपने बचपन में पढ़ा भी है। क्या होता बताओ, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, मतलब सारे परिमाप को एस जो होता है वो किसका मान होता है, कि सर एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी सभी भुजाओं का योग मेरे को दे रखा था 40, 40 में 2 का भाग दूंगा मतलब 20। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये हमेशा किसका मान होता है, कि सर एरिया का मान होता है जब सारी भुजाएं अलग हो। तो अपने को पता है सर 20 हो गया एस का मान, एस माइनस ए का मतलब 20 माइनस क्या हो जाएगा 11, 20 माइनस 11 मान लेता हूं, सीधा 9 लिख दूंगा। 20 माइनस 20 16 माना कितना 4, और फिर इसके बाद 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताओ यहां से तुम्हारे पास में वैल्यू निकल कर जो आएगी वो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, सीधा सा फॉर्मेट है। तो देखो यहां हो जाएगा जिसका, जैसे 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट कितना होता है 2। अब यहां भी चेक करते हैं, 20 के टुकड़े बना लेंगे, या तो पूरा गुणा करके सोल्व कर लो या टुकड़े बना लो। तो देखो 4 इंटू 4 16, 16 का रूट होता है 4, 9 का रूट होता है 3, तो 4 इंटू 3 तो बाहर निकल जाएगा 12, और 7 पंजे 35 रह जाएगा अंदर, तो 12 रूट 35 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक सीधा सा फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा ऐसे वाले क्वेश्चन को। जब भी आपके पास सारी भुजाएं अलग हो तो मतलब हीरो का सूत्र लगाना है। क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान जो होता है वो किसके बराबर माना जाता है, सभी भुजाओं के योग में 2 का भाग, मतलब परिमाप बटे 2। तो इसका मतलब क्या होता है, एस का मान बना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वर्ग के भीतर, यानी स्क्वायर है, कोई वर्ग है, इसमें कोई सर्कल की बात कर रहा है, और यहां जो वर्ग के भीतर खींचे गए वर्त का क्षेत्रफल, यानी सर्कल का जो एरिया है, इस वर्त का क्षेत्रफल है वो दे रखा है। एरिया जानते हो सारे पाई आर स्क्वायर है, किसके बराबर है 16 पाई के। तो पाई का पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16, तो यहां से एक रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ गई सर 4, क्योंकि सर्कल का क्षेत्रफल दे रखा है। पाई आर स्क्वायर एक वर्त का क्षेत्रफल होता है, उसके बराबर वैल्यू पुट करनी है जिससे आर मिल जाएगा। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, मेरे को एक बात बताओ, ये अगर त्रिज्या तुम्हारे पास 4 है तो यहां वाला मान भी तो कितना रहा होगा 4, क्योंकि जब आप इसमें एक ट्रेंगल बनाते हो किसी में, और ट्रेंगल का मतलब क्या हो जाएगा कि सर अगर ये वाली त्रिज्या 4, केंद्र से इधर 4 है तो इधर भी 4 है, टोटल कितनी होगी 8। मतलब अगर ये 8 है तो वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है समान। अगला बोल क्या रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटा सा कंसेप्ट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन। तो एक बात बताओ, जब आप कभी क्यूब की बात करते हो, घन की बात करते हो, तो घन की सारी भुजाएं क्या होती है समान होती है। और जब घन की सारी भुजाएं समान होती है तो घन को एक छोटे छोटे एक सेम साइज के अगर आप 8 घन लेते हो तो उन सबका आयतन जो होता है, उनसे बड़ा घन जो बनाया जाता है उसका आयतन भी बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर यहां वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ए क्यूब मान लेता हूं, भुजा क्यूब मान लेता हूं, तो यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8। ऐसे एक का अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ऐसे कितने आपने छोटे छोटे घन बनाए, कि सर यहां 8 घन बनाए, 8 को 8 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 64 सेंटीमीटर क्यूब एक टोटल घन बना, एक बड़ा घन बना, और उस टोटल घन में जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें हमें एक बड़ा घन बना है, उसके बराबर वैल्यू पुट करनी है। तो एक बात बताओ, इस बड़े घन का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो भी तो इसके बराबर रहा होगा, और आयतन का मतलब होता है ए क्यूब, किसके बराबर है 64 के। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने क्या पूछा है बड़े घन की लंबाई पूछी है। सीधा सा कंसेप्ट था, आयतन को यूज करना था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले का, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, रेडियस अगर पहले वाला गोला है उसकी रेडियस, दूसरे वाला गोला, पहले वाले की त्रिज्या 1 है और इसका जो त्रिज्या वो 2 है,
अगला बोल रहा है कि साहब इस गोले का आयतन यानी वॉल्यूम। तो एक बात बताओ, आयतन का मतलब क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको R1 क्यूब मान लेता हूं। यहां हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। एक बात बताओ कि 4/3 पाई से 4/3 कट जाएगा। R1 का मान ये R क्यूब है, ये भी R क्यूब है। 1 का क्यूब कितना होता है और 2 का क्यूब कितना होता है? वो तुम्हारे पास यहां इन दोनों का अनुपात आ जाएगा। सर 1:8 हो जाएगा, वही तुम्हारा आंसर था। बस इतना सा कंसेप्ट था, आपको फॉर्मूले याद रखने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक में अंतर क्या है? माध्यिका का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में रख लिया। तो सबसे पहले अगर मैं रखूं तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? सर 52 रख लेते हैं। 52 यहां पर एक बार है और 52 यहां पर है और कहां पर है? यहां पर। तो 3 बार 52 आ गया। ठीक है, उसके बाद 52 से बड़ा, क्योंकि पहले माध्यिका क्या होता है? बीच का मान होता है। बीच का मान निकालने के लिए तुम्हें बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना पड़ेगा। तो 52 52 52। उसके बाद देखो 52 से ऊपर कौन सा नंबर आ गया? यहां पे 65 आ रहा है। 65 के बाद कौन सा आ जाएगा? 68 आ जाएगा। 68 के बाद कौन सा हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, 65 आ गया, 68 आ गया, 70 आ गया। उसके बाद कौन सा है बताओ? 70 और यहां हो जाएगा 87 हो गया, फिर हो गया यहां पे 90 हो गया, फिर उसके बाद 90 दो बार है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो कौन सा हो गया? 94। नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बचे हुए अभी। 94 आ गया, उसके बाद दोबारा 94 यहां भी है। ठीक है, और कोई नंबर बचा है? 52 आ गया, 3 टाइम आ गया, 65 आ गया, 68 80 रह गया, 80 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ये 12 नंबर आ गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा? बीच का मान होता है। तो बताओ 12 पद है तो 6 इधर करोगे, 6 इधर करोगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि अगर आपके पास सम पद हो, सम यानी इवन हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहला काम क्या करोगे कि सर 12 जो नंबर है उसका मतलब हो गया सर 6 इधर 6 इधर। ठीक है, और अगर आप 6 नंबर इधर रखो, 6 नंबर उधर रखो तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 70। वहां 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 80। तो इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें तो औसत चाहिए, तो इन बीच वाले दोनों नंबर को जोड़कर किसका भाग लगा देते हैं? 2 का। तो सीधा सीधा फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि अगर इवन नंबर होता है तो दोनों साइड के जो 6 नंबर हैं, क्योंकि हमें तो बीच का मान चाहिए, औसत क्या होता है कि दोनों का जोड़ हो और उसमें 2 का भाग लगा दूं जब सम संख्या हो। तो यानी 70/80/2 कितना हो जाएगा? 150। 150 में 2 का भाग लगा दिया, कितना हो जाएगा? 75। ये तो हो गया आपके पास में माध्यिका। माध्यिका निकल के आ गई बीच का मान। दूसरा क्या बोला है? बहुलक बोला है। बहुलक किसको बोला जाता है? जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तुम चेक करके देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 52 ही ऐसा है जो 3 बार आ रहा है, बाकी के ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ रहे हैं। तो यानी बहुलक कितना हो जाएगा? 52। अगला पूछ रहा है इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हो, डिफरेंस निकालते हो, 2 3 5 5 2 7, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी बराबर एम दे रखा है 1/1/बी 1/सी बराबर 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? समांतर माध्य होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3। ये किसका मान होता है बताओ? समांतर माध्य हो गया। अगला बोल क्या रहा है? अगला ये बोल हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? एबीसी। यहां कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? ए कट जाएगा, बी और सी आ जाएगा, बी कट जाएगा प्लस ए और सी आ जाएगा, सी कट जाएगा, ए और बी आ जाएगा, बराबर दे रखा है 0। अब ये बताओ एबी से उधर जाकर 0 से गुणा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास वैल्यू आएगी बी सी ए सी ए बी बराबर है 0। एक फॉर्मेट तो यहां से ये बन गया। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोला है कि अब अगर अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस वाली वैल्यू का भी वर्क कर दो और इधर वाली वैल्यू का भी क्या कर दो? वर्क कर दो। तो सीधा सीधा फॉर्मेट बन जाएगा तुम्हारा, और यहां से तुम्हारे पास सीधा सा आंसर निकल के आएगा। और क्या निकल के आएगा कि सर सबको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, इस जगह पर तो मैं क्या रख सकता हूं बताओ भाई? इस जगह पर तो आप सीधा सीधा फॉर्मेट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक बार एजीडी रख लेता हूं, लेकिन ये वाला जो मान है ना,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वहां चेक कर लो कितना दे रखा है 0, तो ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई कि सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करा, तो बताओ ये वाला मान किसके बराबर है, एम के स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर तो रख दूंगा एम ए स्क्वायर, उधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर पता है और हमें माध्य का फॉर्मूला भी समांतर माध्य का मतलब है पता होता है कि सर इन सभी के स्क्वायर में 3 का भाग लगा दो, तो आपको इसके बराबर वैल्यू क्या पुट करनी है, एम स्क्वायर बटे क्या लगा दूंगा 3, तुम्हारा एम स्क्वायर बटे 3 राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, स्क्वायर याद रखें। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या होती है 11, फिर क्या होती है 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 के बाद में कितनी हो जाएगी 29, 31, फिर हो जाएगी 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्रथम अभाज्य संख्या होगी। सम विषम कुछ बोला नहीं है, तो इनकी माध्यिका, माध्यिका मतलब 1 2 3 4 5 6, एक राइट साइड से भी 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी इन दोनों का 20 का मान, तो थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कराया पढ़ने 17 प्लस 13 बटे 2, तो 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आंसर आ जाएगा 15, तुम्हारे पास माध्यिका कितनी आ गई बी। ठीक है, चलिएगा यहां दे रखा एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं सोल्व करता हूं नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन की ही टाइप का क्वेश्चन था कि आपको ये जो मान पूछा है इस पे तो आप तब वैल्यू पुट करोगे पहले एक्स का मान पता करोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इधर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 7, 3 को 2 से गुणा करा कितना 6 बट्टे हो गया 3, किसके बराबर है 4 को उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस का 16x बट्टे कितना हो गया 4 हो गया, 4 इधर गुणा होगा 3 उधर गुणा होगा, तो 5 इंटू 4 कितना 20x, माइनस का 7 प्लस का 6 कितना माइनस का 1, और माइनस का 1 को एक 4 से गुणा करता हूं तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। यहां अगर 4 को 3 से गुणा करा तो 12x, माइनस का 3 इंटू 3 9, 16 इंटू 3 48x। ठीक है, अब बताओ कि यहां 12 48 60, 60 में से 20x गया तो 60 उधर x है इधर 20x है, तो उधर कितना बचा 40x, 9 इधर आ जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, तो बताओ x का मान कितना आया कि सर 5 बटे 40 यानी 1 बटे 8। अगर तुम्हारे पास x का मान 1 बटे 8 आया तो आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो इसमें कि सर 8 इंटू 1 बटे 8 प्लस का 5, तो 8 से 8 कट जाएगा, 5 और 6 एक क्या हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां दे रखा है x माइनस 2 से विभाजित करना है, तो आपको जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट मिले कि आपके पास अगर x माइनस 2 तो या x प्लस 2 या x माइनस 3 या x माइनस 4, तो आपको ध्यान रखना कि एक तो होता पूरा फॉर्मूला यूज करना, एक भागफल विधि ये कहती है कि साहब आप कोई वैल्यू पुट करो, कौन सी वैल्यू पुट करोगे, तो आपको सीधा सा फॉर्मेट यूज करना है कि यहां पर दिख रहा है साफ साफ कि p की जगह पर अगर कोई भी मान अगर रखना चाहूंगा तो मैं -2 रख देता हूं। क्या रखना बताओ, -2 रखें या +2 रखें, सीधा सा फॉर्मेट है। आप यहां पर चेक करोगे कि अपने को अगर इससे भाग देना है तो x माइनस 2 बराबर 0 रखे तो x बराबर 2 रख लेता हूं, मतलब दिमाग में रखो कि वहां जो वैल्यू है उसको बराबर के उधर ले जाता हूं, तो मान लो x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 सीधा फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो 2 की वैल्यू अगर यहां रख देता हूं सीधा सीधा 2 की पावर 4, 3 इंटू कितना 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 7। ठीक है, 2 4 4 4 16, 4 8 3 कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहां से सोल्व करेंगे तो 16 और 8 24 का 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 7, तो वैल्यू क्या बची माइनस की 3, तो सीधा सीधा फॉर्मेट आ गया साहब, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर था। ठीक है, चलिएगा यहां 2 बहुपद दे रखे, इनका ऐसे पूछा है, तो आप पहले वाला जो बहुपद है px, इसको अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लिखोगे सर एक्स प्लस 2 और यहां हो जाएगा एक्स माइनस 2। अगले ने बोला है क्यू एक्स के लिए, और क्यू एक्स के लिए क्या बोला है कि एक्स क्यूब माइनस 8 है बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी अपन लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, और आपको पता है
कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है कि वो फॉर्मेट बन जाएगा, मैं सीधा सीधा मैं एक बार लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो फॉर्मेट है वो क्या बनता है बताओ कैसे, ये बनता है ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता हो, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब है, तो एक्स किसको मानूंगा ए को, 2 किसको मानूंगा बी को, तो यहां सीधा सीधा फॉर्मेट हो जाएगा एक्स माइनस 2, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब एक बात बताओ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ऐसा कौन सा नंबर तुम्हें दिख रहा है जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, बताओ ऐसा कौन सा नंबर तुम्हें दिख रहा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या सर हमें साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस 2 यहां, x माइनस 2 यहां, क्या ये x प्लस 2 का स्क्वायर बन सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4x होना चाहिए था, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां x माइनस 2 वहां x माइनस 2, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन एक ही डिजिट आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है बताओ, x माइनस 2। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये तुम्हारा सही आंसर था। तो ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन थे। अब ये सारे के सारे आपने भी वीडियो के टेस्ट जो आज लगा था उसके क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्पीड में भी देख सकते हो, उसके बाद आपका जो एग्जाम है उसको आप बड़े अच्छे से तैयार कर चुके हो, अपनी मेहनत को लास्ट कंसेप्ट पे लेके जा रहे हो, तो पूरे जी जान लगा दीजिए अपनी जो ग्राम सेवक की जो तुम्हारी बनने का जो सपना है उसके अंदर। और बाकी की अगर आप अपने पास 2-3 दिन बचे, इन 2-3 दिन के अंदर आप पीछे की जितने भी आपको पेपर दिए हैं उन पेपर में पर्टिकुलर चेक करिए कि पूरे दिन जैसे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अगर मैथ का कवर करने, सारे कवर टॉपिक वगैरह या फिर आपने मैथ के जितने पेपर दिए उनको रिवाइज करना है तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि कुछ चीजें हमें आइडिया वहां पर, अभी कुछ पेपर पहले हुए थे अब पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप एक काम करो कि जितने आपके पेपर लगे हैं पूरी मैथ का रिवीजन हो जाएगा, सभी पेपर का सॉल्यूशन एक बार अपने जैसे यूट्यूब वगैरह पे बता रखा है या फिर अपन खुद करके चेक कर लिए, किसी में अगर डाउट है तो वो देख लीजिए। और बाकी का पूरी मेहनत से, पूरी जी जान से अपनी जो ग्राम सेवक की तुम्हारी जो तैयारी है वो पूरे जोरों शोरों पे तुमने कर रखी है। धन्यवाद।